मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक बहुत मशहूर कथन है, कहीं भी अन्याय होना हर जगह न्याय के लिए खतरा है। नमस्ते, आज हम द हिंदू में छपे एक बहुत ही ज़रूरी लेख पर गहरी बातचीत करेंगे। जी, और ये एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए तो खास है ही। हाँ, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। और साथ ही ये हम सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी भी है। तो आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं एक हालिया बयान से। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस BR गवई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही एक बहुत पुराने, करीब 46 साल पुराने फैसले को उसे संस्थागत शर्मिंदगी का क्षण कहा है, अ मोमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल शेम। तो चलिए इस बात की तह तक चलते हैं, आखिर ये कौन सा फैसला था और कैसे एक अकेला मामला भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया। ये बात है मार्च 1972 की, महाराष्ट्र के एक गांव की। ओके। एक 14 से 16 साल की अनाथ आदिवासी लड़की थी मथुरा। उसे और उसके परिवार वालों को एक शिकायत के सिलसिले में रात में पुलिस स्टेशन बुलाया गया। रात में? जी, रात में। कुछ देर पूछताछ चली, फिर परिवार वालों को घर भेज दिया गया और मथुरा को वहीं रोक लिया। और फिर 2 पुलिसकर्मियों ने, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल ने उसके साथ बलात्कार किया। और इसके बाद मामला अदालत में गया होगा? हाँ, और यहां से जो इस मामले का कानूनी सफर शुरू हुआ, वो आज भी हमारे सिस्टम पर एक गहरा दाग है। कैसे? जब ये मामला निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, तो अदालत ने उस लड़की को ही चौंकाने वाली झूठी कह दिया। क्या? जी, कोर्ट ने ये तो माना कि यौन संबंध बने थे, लेकिन ये बलात्कार नहीं था। और तो और अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि वो लड़की यौन संबंधों की आदी थी। मतलब पीड़िता के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। बिल्कुल, उसी पर। ये उस वक्त की मानसिकता को साफ दिखाता है, जहां सवाल अपराधी पर नहीं बल्कि पीड़िता पर उठाया जाता था। ये तो अविश्वसनीय है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई होगी मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1976 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। अच्छा? हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जबरदस्ती किया गया यौन संबंध था और ये बलात्कार ही है। हाँ। और उन्होंने एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात कही जो आज भी प्रासंगिक है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि जिसे लड़की की सहमति समझा जा रहा है, वो असल में ताकतवर लोगों के सामने एक बेबस लड़की का निष्क्रिय समर्पण था। निष्क्रिय समर्पण? मतलब अगर कोई मजबूरी में विरोध नहीं कर पा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो राजी है। ये तो बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है समझना। हाईकोर्ट ने तो बहुत समझदारी वाला फैसला दिया जी था। बिल्कुल। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे संस्थागत शर्मिंदगी क्यों कहा? यहीं पर कहानी का सबसे निराशाजनक मोड़ आता है। जब दोनों पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो 1979 में देश की सर्वोच्च अदालत ने उन दोनों को बरी कर दिया। क्या? लेकिन किस आधार पर? हाईकोर्ट ने तो सहमति और समर्पण के बीच का फर्क साफ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की दलील सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। उनका तर्क था कि लड़की के शरीर पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं थे और उसने चीख पुकार नहीं मचाई थी। तो ये एक शांतिपूर्ण मामला था। ये मान लिया गया कि अगर कोई शारीरिक प्रतिरोध नहीं है तो मतलब सहमति। ये तो वही पुरानी मर्दों वाली सोच है कि अगर औरत ने चीखा चिल्लाया नहीं तो मतलब वो राजी थी। बिल्कुल। इसमें पावर, डर और एक पुलिस स्टेशन के अंदर की बेबसी जैसे एंगल को तो पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। इस फैसले के बाद तो जाहिर है बहुत गुस्सा पनपा होगा। तो फिर ये मामला कानूनी किताबों से निकलकर आम जनता तक कैसे पहुंचा? इसका श्रेय जाता है 4 बहुत ही काबिल कानून के प्रोफेसरों को। ओके। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपेंद्र बख्शी, वसुधा धगमवार, रघुनाथ केलकर और लोटिका सरकार। सितंबर 1979 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक खुला खत लिखा। एक खुला खत? जी। और ये कोई मामूली खत नहीं था। ये एक तरह से न्याय व्यवस्था के ज़मीर को झकझोरने की कोशिश थी। और इसी खत ने इस पूरे मामले को एक राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। वाह! मतलब 4 प्रोफेसरों के एक खत ने पूरे देश में इतनी बड़ी बहस छेड़ दी। उस खत में ऐसा क्या खास था? उस खत के तर्क बहुत तीखे और सीधे थे। उन्होंने कानून और कॉमन सेंस दोनों का इस्तेमाल करके समर्पण और सहमति के बीच का फर्क समझाया। वही फर्क जो हाईकोर्ट ने बताया था? हाँ, उन्होंने कहा सहमति में समर्पण हो सकता है, लेकिन हर समर्पण सहमति नहीं होता। कोई डर या बेबसी में भी समर्पण कर सकता है। सही बात है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिरोध न करना हमेशा सहमति नहीं माना जा सकता, खासकर तब
जब एक नाबालिग लड़की पुलिस स्टेशन जैसी जगह पर हो, जहां ताकत का पल्ला पूरी तरह से उसके खिलाफ झुका हो। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ कानूनी दलीलें ही नहीं दी थी। पत्र ने इस बात की भी बहुत तीखी आलोचना की कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक शब्द भी इस बात पर नहीं कहा कि एक नाबालिग लड़की को रात में पुलिस स्टेशन में रोकना ही गैरकानूनी था। अच्छा, ये भी एक एंगल था। हाँ, उस वक्त भी कानून किसी महिला को पूछताछ के लिए खासकर रात में थाने बुलाने की इजाजत नहीं देता था, लेकिन अदालत ने इस पर पूरी तरह चुप्पी साध ली। और मुझे याद है उस पत्र में जजों के लिए एक बहुत ही तीखी चुनौती भी थी। हाँ, वो सबसे दमदार हिस्सा था। उन्होंने लिखा था, हम सम्मान के साथ ये सुझाव देते हैं कि आप और आपके साथी जज गरीबी का वेश धरकर दिल्ली के आसपास के गांवों के कुछ पुलिस थानों का गुपचुप दौरा करें। ये तो सीधी चोट थी। जी, ये दिखा रही थी कि हमारी अदालतें जमीनी हकीकत से कितनी कटी हुई हैं। ये उस डर को उजागर कर रही थी जो एक आम इंसान के मन में पुलिस थाने को लेकर होता है। तो ये खुला खत, मतलब एक तरह का आंदोलन बन गया। जाहिर है जब जनता का इतना दबाव हो तो संसद को सुनना ही पड़ता है। तो इसके बाद कानून में क्या क्या बदलाव आने शुरू हुए? यहीं से भारत में बलात्कार कानूनों के एक नए दौर की शुरुआत होती है। मथुरा केस के बाद जो गुस्सा फैला, उसका सबसे पहला और सीधा नतीजा था आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1983। अच्छा। इस कानून के जरिए पहली बार कस्टोडियल रेप यानी हिरासत में बलात्कार को आईपीसी की धारा 376 के तहत एक अलग और ज्यादा गंभीर अपराध माना गया। एक मिनट, तो क्या इससे पहले पुलिस हिरासत में हुए बलात्कार को अलग से नहीं देखा जाता था? ये तो सिस्टम में बहुत बड़ी कमी थी। बिल्कुल, उसे भी बाकी रेप केस की तरह ही ट्रीट किया जाता था। लेकिन 1983 के कानून ने यह माना कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वो अपराध कहीं ज्यादा गंभीर होता है। और इसी से जुड़ा था इसका सबसे क्रांतिकारी बदलाव, सबूत का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर। वो क्या था? बदलाव ये था कि अगर हिरासत में यौन संबंध साबित हो जाता है तो ये साबित करने का बोझ आरोपी पर होगा कि संबंध सहमति से बने थे। अच्छा, मतलब पहले ये पीड़िता को साबित करना पड़ता था। जी, पहले पीड़िता को ये साबित करना पड़ता था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने पीड़िता को थोड़ी राहत दी। ये तो वाकई एक बड़ा कदम था, लेकिन सुधारों का सिलसिला यहीं रुका नहीं होगा। नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। इसी दौर में जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर चेतना जगी, उसी का एक और नतीजा थे विशाखा दिशा निर्देश। अच्छा, विशाखा गाइडलाइंस भी इसी से जुड़ी हैं? सीधे तौर पर नहीं, वो भांवरी देवी केस के बाद आईं, लेकिन उनकी जड़ें भी उसी आंदोलन में थीं जिसे मथुरा केस ने हवा दी थी। इन दिशा निर्देशों ने पहली बार काम की जगह पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक कानूनी ढांचा दिया। और फिर आया 2012 का निर्भया कांड, जिसने एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हाँ, और उस घटना के बाद जो मांग उठी, उसके जवाब में आया आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, जस्टिस JS वर्मा समिति की सिफारिशों पर। जी, और इसने बलात्कार कानूनों को पूरी तरह से बदल दिया। तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या था? क्या सिर्फ सजा बढ़ाना ही मकसद था? नहीं, वो तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था बलात्कार की परिभाषा को ही बदलना। कैसे? पहले कानून का फोकस सिर्फ फिजिकल पेनिट्रेशन पर था, लेकिन 2013 के बदलाव ने धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा को बहुत व्यापक बना दिया। मतलब अब किसी भी तरह का यौन हमला इसके दायरे में आ गया? बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात सहमति पर थी। कानून ने साफ कर दिया कि ना का मतलब ना होता है और चुप रहने का मतलब हाँ बिल्कुल नहीं होता। ये तो सीधे सीधे मथुरा केस में जो गलती हुई थी उसे सुधारने की कोशिश थी। एकदम सीधी कोशिश। कानून ने कहा कि सहमति एक साफ और सकारात्मक हाँ होनी चाहिए। और जहां तक सजा की बात है, उसमें भी तो बड़े बदलाव किए गए थे। हाँ, सजा को बहुत ज्यादा सख्त बनाया गया। बार बार अपराध करने वालों या ऐसे भयानक मामलों में जहां हमले की वजह से पीड़िता की मौत हो जाए या वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए, हाँ, उन मामलों में भी मौत की सजा का प्रावधान किया गया। इतने कड़े कानून के बाद भी कुछ साल बाद उन्नाव और कठुआ जैसे दिल दहला देने वाले मामले सामने आए। ऐसा लगा जैसे सिस्टम में अभी भी कुछ कमियां बाकी थीं। सही कहा। इन्हीं मामलों के बाद समाज में फिर से गुस्सा भड़का और सरकार पर और कड़े कानून बनाने का दबाव बढ़ा। और तब आया आप चेकर्ड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। जी, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018। इसका मकसद सिर्फ एक था, कानून को और भी ज्यादा सख्त बनाना,
खासकर बच्चों के मामलों में। इसमें क्या खास प्राविधान थे? इसमें 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार के मामले में मौत की सजा का प्रावधान किया गया। और 16 साल से कम उम्र की पीड़िता के मामले में? उस मामले में न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात, न्याय मिलने की प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर दिया गया, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यह हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। इस कानून में यह अनिवार्य किया गया कि बलात्कार के मामलों में जांच 2 महीने में, और मुकदमा भी 2 महीने में। जी, और मुकदमा भी 2 महीने में पूरा किया जाना चाहिए। मकसद ये था कि पीड़िता को सालों साल कोर्ट की चक्कर न काटने पड़े। और अब हम सबसे ताज़ा बदलाव पर आते हैं, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। क्या इसने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है? भारतीय न्याय संहिता ने इन सुधारों को और आगे बढ़ाया है। इसने कुछ नई चीजें जोड़ी हैं। जैसे इसने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को कुछ हद तक लिंग तटस्थ यानी जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की है। अच्छा। इसने 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंग रेप के लिए एक जैसी सजा यानी मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया है। और सबसे दिलचस्प, इसने आज के समाज की कुछ नई सच्चाइयों को देखते हुए शादी का झूठा वादा करके या अपनी पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने जैसे कामों को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। तो मथुरा केस की उस एक संस्थागत विफलता से शुरू हुआ ये सफर 4 दशकों में इतने सारे कानूनी पड़ावों से गुजरा है। जी, ये वाकई दिखाता है कि कैसे आम लोगों की चेतना, समाज का दबाव और कुछ हिम्मत वाले लोगों की आवाज कानून को आकार दे सकती है। ये सिर्फ कानून बदलने की कहानी नहीं है, ये समाज के सहमति का मतलब समझने की कहानी है। सही कहा। 1979 में जो बात सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आई कि एक डरी हुई लड़की का चुप रहना हाँ नहीं होता, उस एक सच को कानून में लाने के लिए देश को 40 साल लग गए। बिल्कुल, ये नागरिक समाज की ताकत और न्यायपालिका की अपने अंदर झांकने की क्षमता का भी एक सबूत है। जी, कि कैसे एक संस्थागत शर्मिंदगी भविष्य के लिए एक सबक बन सकती है। लेकिन इस बातचीत के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हमने देखा कि कागज पर तो कानून बहुत सख्त हो गए हैं, पर जमीनी स्तर पर इन्हें लागू करने में आज भी क्या चुनौतियां बनी हुई हैं। हाँ। और 1979 के उस खत में पुलिस थानों के जिस भय के माहौल का जिक्र किया गया था, उसे आज 40 साल बाद भी हम असल में कैसे खत्म कर सकते हैं, ताकि न्याय सिर्फ किताबों में ना रहे, बल्कि हर नागरिक के लिए, खासकर सबसे कमजोर के लिए, सच में सुलभ हो सके। ऐसे ही जरूरी विषयों पर और गहरी चर्चा के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। अगर कोई सवाल या ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, तो उन्हें कमेंट्स में जरूर बताएं।